अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पेपर 2 मई जून 2024 को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस सेम एज इट इज़ हैं जो आपने एक दफ़ा रीड आउट करनी है। हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1.1 shows two trolleys. On the front of trolley A there is a wooden rod. Trolley B is at rest. ये जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको मैं हाईलाइट करूंगा। ट्रॉली बी अगर एट रेस्ट है तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है। As trolley A moves towards the right, the rod enters the modeling clay. Trolley A slows down and trolley B starts moving. इट मीन्स कि जब इनकी कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद ट्रॉली ए जो है वो स्लो डाउन होती है। इसका मतलब है इसकी स्पीड डिक्रीज होगी और ट्रॉली बी स्टार्ट्स मूविंग। इसका मतलब है उसने मोशन अपनी स्टार्ट किया तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। द ट्रॉलीज देन स्टिक टुगेदर and continue moving towards the right. फिगर शोज स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। ये जो मेन पॉइंट्स है ये मैंने हाईलाइट किए। ये ग्राफ गिवन है। ट्रॉलीज स्टार्ट टू कोलाइड एट दिस टू दिस टाइम। ये वो टाइम ऑफ कोलिजन है। द ट्रॉलीज आर मूविंग एट द सेम स्पीड। स्टेट हाउ फिगर 1.2 shows that during the collision trolley B has uniform acceleration। लेकिन ट्रॉली बी 0 से 0.3 तक, इस टाइम तक ट्रॉली बी जो है वो एट रेस्ट है बिकॉज स्पीड इज 0, तो ये एट रेस्ट है। 0.3 से 0.5 तक स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये हमेशा कांस्टेंट स्लोप होती है इसकी। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हमने एक्सेलरेशन बताना है। स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन है। तो ट्रॉली बी का जो एक्सेलरेशन है, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और ये पॉजिटिव है। एक अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बात याद रखें कि जो ट्रॉली ए है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये भी कांस्टेंट है, इसकी स्लोप भी कांस्टेंट है। लेकिन चूंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ये स्लोप होगी नेगेटिव, और इसे हम कहते हैं डिसलरेशन। तो ये बेसिकली डिसलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है, इसमें स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था आपकी एक रिवीजन के लिए। हमारा फोकस इस पॉइंट पर है। तो इसकी अब थ्योरी लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका रिस्पॉन्स होगा। पार्ट 2 है, डिस्क्राइब हाउ द फिगर शोज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी इज लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन ऑफ ट्रॉली ए। ये होगी ना डिसलरेशन वाली बात जो भी हमने डिस्कस की थी। तो ट्रॉली बी का जो एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड इस डिसलरेशन से ज्यादा क्यों है। चलिए, ट्रॉली बी का जो एक्सेलरेशन है वो ट्रॉली ए के डिसलरेशन से लार्जर क्यों है। देखें, जो स्लोप है या इसका जो ग्रेडियंट है वो होता है चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम। ट्रॉली ए के केस में टाइम जो है 0.3 से 0.5, इसका जो टाइम इंटरवल है 0.3 से 0.5 है। और ट्रॉली बी का टाइम इंटरवल ये भी 0.3 से 0.5 है। तो इसका मतलब है दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो तो हो गया सेम। ठीक है, अब रह गई चेंज इन स्पीड। इसे देखते हैं। ट्रॉली ए में जो स्पीड है ये है 0.7 और ये है 0.4। ट्रॉली ए की जो स्पीड की चेंज है वो 0.7 से 0.4 यानी 0.3 है चेंज। और जो ट्रॉली बी है उसकी जो चेंज है वो 0 से लेकर, इस पॉइंट पर स्पीड 0 है, 0 से लेकर इस पॉइंट पे स्पीड है 0.4। तो ट्रॉली बी की जो चेंज है वो है 0.4। ठीक है, तो इट मीन्स के दोनों का जो टाइम है वो सेम है,
लेकिन चेंज इन स्पीड जो है वो ट्रॉली बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रॉली ए, डेट इज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन। तो इन्हें इसे हमने अपने वर्ड्स में राइट डाउन करना है। तो ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा जिसमें आपने चेंज इन स्पीड और टाइम यानी कि आपने इन दोनों को ही डिस्कस कर देना है। पार्ट 3, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी एट 0.40 सेकेंड। 0.4 पर हमने स्पीड और टाइम दोनों देखने हैं। तो फाइनल स्पीड जो है वो 0.2 है, इनिशियल स्पीड 0, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल स्पीड। और फाइनल टाइम जो है वो 0.54 है और जो इनिशियल टाइम है वो 0.3 है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो यहीं से शुरू होता है, इसमें एक्सेलरेशन है, यहाँ पर तो स्पीड वैसे 0 थी। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। पार्ट बी है mass of trolley is this, mass of trolley b is this, show that momentum is conserved। मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इसका मतलब है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स, एक बात आपने माइंड में रखनी है, जो कंजर्वेशन है वो सिस्टम पर अप्लाई होती है। तो सिस्टम में ये ट्रॉली ए और ट्रॉली बी दोनों है, ठीक है। तो देखें, इसका मतलब है कि हम ट्रॉली ए का मोमेंटम प्लस ट्रॉली बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये ए और बी ट्रॉलीज हैं, और आफ्टर कोलिजन भी ट्रॉली ए का और बी का जो मोमेंटम है फाइंड करेंगे। तो ये आंसर अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब है मोमेंटम कंजर्व होगा। तो बिफोर कोलिजन ट्रॉली ए का जो मैस है वो 0.80 मल्टीप्लाई बाय ट्रॉली ए की स्पीड क्या होगी, बिफोर कोलिजन ये वाली स्पीड है 0.7, ठीक है। प्लस ट्रॉली बी का जो मैस है वो ये है, इनिशियल स्पीड ट्रॉली ए बी की क्या थी, ये हमने बात डिस्कस की थी कि इनिशियल स्पीड ट्रॉली बी की जो है वो 0 है बिकॉज ट्रॉली बी इज एट रेस्ट। तो ट्रॉली बी का जो मोमेंटम है वो 0 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.56। अब इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन अब क्या होगा देखें, स्टेटमेंट पे हम दोबारा मूव करते हैं। बॉडी स्टिक हो जाती है, स्टिक होने के बाद वो कंटिन्यू मूविंग टूवर्ड्स द राइट, स्टिक होने के बाद वो एक ही स्पीड के साथ मूव करती हैं। तो इसका मतलब है स्टिक होने के बाद उनकी कॉमन स्पीड होगी, ठीक है। और कॉमन स्पीड इनकी क्या है वो हमें ग्राफ से पता चलेगी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनकी कॉमन स्पीड क्या होगी? देखें आप, मैं आपको बताता हूँ, आप भी गौर करें। तो कॉमन स्पीड के केस में जो फाइनल मोमेंटम होगा मैस ऑफ ट्रॉली ए प्लस मैस ऑफ ट्रॉली बी मल्टीप्लाई बाय कॉमन स्पीड। तो ए और बी का जो मैस है इसको जब सॉल्व करेंगे 0.8 प्लस 0.6 ये होगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय कॉमन स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ना, ये ट्रॉली ए एंड ट्रॉली बी, ये वाली लाइन ये कॉमन स्पीड वाली लाइन है। तो यहाँ से आपने देखना है कि दोनों की कॉमन स्पीड क्या होगी, वो होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने 1.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका भी आंसर आएगा 0.56। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ये हमने शो कर दिया कि मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है, तो इट मीन्स के मोमेंटम इज कंजर्व। पार्ट सी, in another collision between the same trolleys, rod and modeling clay are not present. Trolley A hits trolley B with the same initial speed. Why force is larger in this collision? अगर क्ले और रॉड ना होंगे
तो ये जो ट्रॉलीज की सरफेसेस हैं, कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, वो रिजिड हो जाएंगी। ठीक है, जो सरफेस जितनी रिजिड होगी उसमें जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, उसमें इम्पल्स उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इम्पल्स ज्यादा होगी तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो ज्यादा लार्जर एक्सर्ट होगी। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर 2.1 shows a small swimming pool containing water, depth given है, density of water given है, show that mass of water is approximately this। तो mass के लिए चूंकि density given है, as we know that rho is equal to m over v, which implies mass is equal to rho v, density है 1000, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की होती है 3 डायमेंशंस, 1, 2, और ये जो डेप्थ है बेसिकली ये वाली जो है ना, ये 0.80 है। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जो आंसर है ये हमारे पास आएगा, आंसर होगा 6720 kg। तो यही आंसर बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, आप ये भी लिख देंगे तो ये आपका आंसर राइट होगा। डिफाइन प्रेशर, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। पार्ट 3 है कैलकुलेट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ पूल ड्यू टू वाटर। हमने प्रेशर फाइंड करना है ड्यू टू वाटर। वाटर का मतलब लिक्विड है, तो जब भी लिक्विड की बात आएगी तो P इज इक्वल टू रो जी एच। रो जो है 1000, जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाई एच जो है वो डेप्थ है। ये डेप्थ जो है ये बेसिकली एच है 0.8। तो प्रेशर होगा 7840 पास्कल। ये मार्किंग स्कीम में 7800 आंसर लिखा होगा इसका। जी की वैल्यू को अगर वो 9.75 यूज करें तो ये वाला आंसर आता है। तो चूंकि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 9.8 हमने यूज करनी है वैल्यू, तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर राइट होगा। पार्ट 4, वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट दिस टेम्परेचर, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर राइजेज व्हेन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, स्पेसिफिक हीट गिवन है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आ गया Q इक्वल्स एम सी डेल्टा टी। तो ये जो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर है ये डेल्टा टी में है, बिकॉज डेल्टा टी जो है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले डेल्टा टी फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम फाइनल टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू Q बाई एम सी। मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, Q जो है वो 5.1 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई m। हमने फाइंड किया था 67, क्या फाइंड किया था 20 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 4200। तो डेल्टा टी जो है वो होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल उधर जाके प्लस होगा तो फाइनल इज इक्वल टू 18, ये इधर आगे प्लस होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर होगा 28 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स ये आपने सारे स्टेप जो हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा 28 डिग्री सेल्सियस। पार्ट बी, इसका फर्दर आगे सब पार्ट 1 है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कॉज करती है कूलिंग, उसकी रीज़न ये है कि जो सरफेस है ना, ये कंटेनर है, इसमें यहाँ तक हमने वाटर को फिल किया हुआ है।
तो जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सरफेस पे होते हैं। हाई स्पीड मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस को लीव करेंगे पीछे रह जाएंगे लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ड्रॉप होगी। काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलनेस फील होगी। तो इस तरह इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग की कॉज होती है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा, इसे आप देख लें। स्टेट टू चेंजेस to the environment factor that increase the amount of evaporation from the surface of water। टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकता है। स्टूडेंट्स टू चेंजेस हमें रिक्वायर्ड थी, मैंने तीनों लिख दी हैं जो आपके मार्किंग स्कीम में है, तो आपने ये दो चेंजेस जो है इनको माइंड में रखना है। इसके अलावा भी होती हैं, अगर सरफेस एरिया जो है वाटर का इंक्रीज कर जाए उससे भी हो जाती है, तो इसे आपने अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, figure show the solar power charger connected to a cell phone. Battery inside the cell is charged by solar powered charger। ये चार्जर है जो सनलाइट से चार्ज होता है। कंप्लीट फिगर 3.2 टू शो द यूजफुल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द बैटरी। ये ब्लैंक है, एनर्जी इन द सन। देखें सन में होता है फ्यूजन रिएक्शन, और सन से जो एनर्जी निकलती है, सन से जो एनर्जी एमिट होती है वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर एनर्जी इन दी सन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज करेगी, और बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा सारा ये। पार्ट 2 है एक्सप्लेन व्हाई बैटरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में सनलाइट जो है वो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है। क्लाउडी डे में सनलाइट डिक्रीज होगी जिसकी वजह से करंट डिक्रीज होगा, और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने के लिए। बी पार्ट आफ्टर यूज आउटसाइड सरफेस ऑफ सेल फोन इज वार्म। समटाइम्स जब चार्जिंग करते हैं तो आउटर सरफेस वार्म हो जाती है, और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो सेल फोन कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। नेम एंड डिस्क्राइब, अभी दो वर्ड्स हैं। द थ्री प्रोसेसेस बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज द सेल फोन कूल्स डाउन। तो तीन प्रोसेस हमने पढ़े हैं, एक है कंडक्शन, सबसे पहले इनके नेम, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड है रेडिएशन। सबसे पहले हमने ये नेम लिख लिए, उसके बाद डिस्क्राइब करना है कि ये कैसे सारा प्रोसेस जो है होगा। तो ये स्टूडेंट्स थ्री प्रोसेसेस के नेम और इनको इनकी डिस्क्रिप्शन है, इनको डिस्क्राइब किया है। लास्ट पार्ट, इट टेक्स 4.5 hours to charge the battery with an average current। Calculate the quantity of charge that enters the battery, give your unit of your answer। तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू 300 मिली केल्विन -3, करंट की वैल्यू 300 मिली एम्पेयर, मिली 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4.5 आवर्स। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक और में होते हैं 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600। तो इससे ये होगा कि जो आंसर है वो ऐसा यूनिट में आएगा। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा 4860, यूनिट है कूलम। तो जो आपका जो मार्किंग स्कीम में आंसर है 4900 कूलम है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी आपका राइट होगा। तो साथ आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी।
स्टूडेंट्स, जब भी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करने होते हैं तो सबसे पहले हम जो है नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसमें देखें कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल मींस एंगल इनके दरमियान होगा 0 डिग्री। सेकंड पार्ट है ड्रॉ द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट आर। ये पॉइंट आर है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर, इस तरह। ठीक है, ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो इस के परपेंडिकुलर होगी। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो लाइन है ये नॉर्मल होगी। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लेबल कर दिया और नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। थर्ड पार्ट है स्टेट टू कंडीशंस नीडेड सो दैट नो लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर एट पॉइंट क्यू। लाइट जो है ग्लास से एयर में ना जाए, हमने वो दो कंडीशंस बतानी है। इसका मतलब है कि लाइट जो है यहाँ से बाहर ना जा सके, यानी इस मीडियम में ही ट्रैप होके रह जाए। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि लाइट इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में ही जो है वो ट्रैप हो जाए, बाहर ना जा सके, और ये कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, इसके लिए ये डेंसर मीडियम है ग्लास और ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाने की बजाय डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, ये कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इसकी हमने कंडीशंस बतानी है। ये दो कंडीशंस आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। पार्ट बी, इंफॉर्मेशन इज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट यूजिंग पल्सेस ऑफ विजिबल लाइट थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है। स्टेट द नेम ऑफ वन other type of electromagnetic radiation used to transmit information through long glass। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो यूज होंगी। ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। पार्ट टू है सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास फाइबर rather than copper wires to transmit information from the internet। उसने टू एडवांटेजेस का कहा है, हम ज़्यादा लिख लेते हैं, आपने इनको याद रखना है। मोर कॉल्स पर सेकेंड, इसका मतलब है मोर बैंड विड्थ। ठीक है, ये वो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ जो कैम्ब्रिज में मेंशन है। बैंड विड्थ का मतलब होता है कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन कैरियंग कैपेसिटी इज बैंड विड्थ। ठीक है, उसके अलावा इसमें नॉइज लेस होगी, लेस इंटरफेरेंस होगी। ऑप्टिकल फाइबर में सपोज एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें लाइट जो है वो इस ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मूव करके जा रही है, तो इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है लाइट, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो रेडिएशंस हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, एनवायरनमेंट की रेडिएशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये नॉइज भी इसमें लेस होगी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से या इन्फ्लुएंस से भी ये महफूज रहेगी, सेफ रहेगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है या ये चीज़ें इसकी एक्सटर्नल किसी इन्फ्लुएंस की वजह से कम नहीं होंगी। तो ये हमने 4 पॉइंट्स लिख लें, आपने 2 एडवांटेजेस इसके याद रखने। हमने 4 एडवांटेजेस लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, an initially uncharged rubber balloon is rubbed with a woolen cloth as shown in figure। rubber balloon causes the balloon to have negative charge। negative charge means more electrons। तो इसके में हमने ये जो फिल करनी है, जो ब्लैंक एरियाज है, बैलून पर नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है,
इसका मतलब है बैलून ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। और वुलन क्लॉथ जो है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जब इनकी रबिंग होगी, रबिंग से जो ये वुलन क्लॉथ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रबिंग की वजह से निकल के चले जाएंगे बैलून में, तो बैलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है बैलून ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और वुलन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कंप्लीट द लेबल ऑन द डायग्राम, ये लेबल हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई बैलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये इसका रिस्पॉन्स होगा। रबिंग द बैलून कॉजेज टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड इट टू राइज, इनसाइड टेम्परेचर जो है राइज हुआ है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर वाई वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइजेज, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर, इसका मतलब है कि आपने जब भी एक्सप्लेन करना है ना एयर पार्टिकल के वर्ड को आपने और इसके जो बिहेवियर को आपने जो है ना वो यूज करना है, एक्सप्लेन करना है, ये कह लें। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज में भी इसको कई बार हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करेगी तो एयर पार्टिकल जो हैं इनकी जो कोलिजन है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि हीटिंग इंक्रीज करेगी। हीटिंग जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया जब होगी तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बता रहा हूँ। और इससे एक्सपेंशन होगी, या डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं जब भी किसी बॉडी को हम हीट अप करते हैं उसमें एक्सपेंशन आती है। एक्सपेंशन जो है फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। ये एक बिल्कुल एक कह लेंगे ब्रेनस्टॉर्म है सारा। तो इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आपका माइंडसेट, आपकी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग आपने अब इसको वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पॉन्स होगा। सपोज ये बैलून है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, तो ये हर तरफ जो है फोर्स एक्सर्ट करेंगे। यानी जब ये कोलिजन करेंगे तो ये बैलून की वॉल पर एवरी डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो इसका साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। साइज जो इंक्रीज होगा इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, figure 6.1 shows a circuit diagram containing LDR and a resistor of resistance. These connected in series. There is a lamp near the circuit. Light is incident on LDR when lamp is switched on. ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ है। इस ग्राफ को जरा देखें। ये जब लैंप जो है वो स्विच ऑफ है, वोल्टेज जो है वो 8 है और करंट जो है वो 0.06 है जब स्विच ऑफ है। और जब स्विच को हमने ऑन किया तो करंट जो है वो हो गया 0.10 और वोल्टेज जो है वो अगेन 8 ही है। यहाँ पर भी 8 वोल्ट, यहाँ पर भी 8 वोल्ट। यहाँ से एक बिहेवियर हमें समझ आ रहा है कि वोल्टेज जो है वो सेम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ को आपने रीड कैसे करना है, ठीक है। और स्विच ऑन होने के बाद करंट जो है वो इंक्रीज करेगा, वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी। ये एक प्रोसेस हो रहा है। और ये तीसरी बात है कि ये दोनों जो हैं स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आपस में कंपैरेटिवली इनकी स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन ओवरऑल एक सिंगल लाइन की जो स्लोप है हर पॉइंट पे वो कांस्टेंट होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ओहम्स लॉ।
ये ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है जब भी ओहम्स लॉ आ जाए, उसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रोपोर्शनल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस वक्त तक हैं जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू आई आर, इनका रिलेशन होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा के तौर पे मैंने लिखा है जस्ट इसकी रिवीजन के लिए। पार्ट बी है एक्सप्लेन हाउ ग्राफ लाइन इन फिगर शोज दैट ओहम्स लॉ अप्लाइज टू LDR। ओहम्स लॉ अप्लाइज का मतलब क्या है? ओहम्स लॉ अप्लाइज का मतलब है करंट और वोल्टेज जो हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जब भी ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जिस तरह की ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनमें किसी किस्म का कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइंस होंगी इनक्लाइंड। ठीक है, ये ओहम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी को शो करती है। ये इसका रिस्पॉन्स है, स्ट्रेट लाइन है थ्रू दी ओरिजिन, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, पार्ट सी यूज वैल्यू फ्रॉम फिगर 6.2 टू एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ LDR। जब हमने लाइट को ऑन किया, ये वाला प्रोसेस, जब लाइट ऑन हुई करंट जो है वो इंक्रीज हुआ 0.06 से 0.1 तक, वोल्टेज सेम रहा और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हुई। इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और करंट जो है वो इंक्रीज होगा। और इसमें हमने रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं ऑन और ऑफ पर, वो हमने एक्सप्लेन करनी है साथ, क्योंकि कैम्ब्रिज में वो एक्सप्लेन की गई हैं, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आंसर। ये इसका एक रिस्पांस बनेगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज मैं भी आपको बताता हूँ ये कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये रिस्पांस आपने माइंड में रखना है। रिस्पांस में वैल्यूज को क्योंकि कैम्ब्रिज ने मार्किंग स्कीम में मेंशन की थी, इस वजह से मैंने इनको मेंशन किया है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I। मैं स्टूडेंट्स यहाँ से स्लोप के कॉन्सेप्ट से बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं स्लोप के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का बताऊंगा। V/I ये 1/, इस केस में याद रखिएगा 1/, स्लोप के फॉर्मूला से आपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, इस वजह से V/I आ रहा है। मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 0.06, तो ये 133 आएगा। हम 130 ओम अप्रोक्सीमेटली इसको करते हैं। और इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो होगी 8 डिवाइडेड बाय 0.10, ये होगी 80 ओम। ठीक है, तो इस तरह रेजिस्टेंस जो है फाइंड करके यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, और करंट जो है वो डायरेक्ट हमें पता है यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, यही हमने वर्डिंग में वहाँ पे लिखा हुआ है अपने रिस्पॉन्स में। डी है with the lamp is switch on, current in the LDR, determine the current in the fixed resistor। अब ये देखें कि रेजिस्टर और LDR दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होता है। अगर इसमें करंट 0.05 एम्पेयर है, तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टर में भी 0.05 एम्पेयर ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, तो आप डायरेक्ट जो है यही वाली वैल्यू फिक्स रेजिस्टर को भी असाइन कर देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। ईएमएफ हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टर है और एक LDR है। हमने दोनों का अलहदा वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। दोनों का अलहदा सेपरेटली वोल्टेज हमने फाइंड आउट करके उसको एड अप करना है। तो आई है 0.050 मल्टीप्लाई बाय 240, यह आएगा 12 वोल्ट।
वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर जो है 4 वोल्ट है। ये हम ग्राफ से अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। ये डायरेक्ट ही हमने लिखना है, इसको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल जो ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, वो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। ये देखें अब किस तरह ग्राफ से हमने इसको फाइंड आउट किया है। करंट की वैल्यू 0.050 है, तो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है 0.05। अब यहाँ से देखें कि ये वाला पॉइंट है जिस पे हमें वोल्टेज का पता चलेगा, और इस पे वोल्टेज की वैल्यू है 4। ठीक है, हमने स्विच ऑन को ही देखना है। तो इस तरह ये जो वोल्टेज है ये 4 वोल्ट होगा, तो आंसर है 16 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a plotting compass contains a needle. Needle is small magnet that can rotate about its center. Figure 7 point shows a plotting compass placed to a bar magnet. इस कॉम्पस नीडल को हमने मैग्नेट के पास रखा है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि मैग्नेटिक पोल्स बताने इसमें क्या होंगे। नॉर्थ के सामने साउथ, और यहाँ पे होगा नॉर्थ। तो 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। देयर इज अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट। मैग्नेट के नीचे कोई पेपर है। डिस्क्राइब हाउ अ कंपास इज यूज्ड टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट पासिस फ्रॉम वन पोल टू द अदर एंड थ्रू पी। लेकिन जब आप यहाँ पर कंपास नीडल को प्लेस करेंगे ना, तो जहाँ पर कंपास नीडल का नॉर्थ होगा वहां पर आपने एक पॉइंट प्लेस कर देना है। उसके बाद कंपास नीडल को दोबारा यहाँ पर आप प्लेस करेंगे, तो जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ से उठा के इस पॉइंट के साथ रखेंगे कंपास नीडल को, जहाँ पे नॉर्थ होगा वहां पे आप उसको प्लेस कर देंगे। और प्लेस करते करते जब आप इस सारी लाइन को मिलाएंगे तो ये इस तरह ही लगेगा कि ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर हो रही है। ठीक है, तो कंपास आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन देती जाएगी। तो ये सारा हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, इसको लिखते हैं वर्ड्स में। ये रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं कि कंपास को पहले एन पोल के पास रखना है, उसके बाद मार्क लगाकर इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखना है जब तक ये नॉर्थ से साउथ में ना चली जाए। थर्ड पार्ट है डिस्क्राइब हाउ टू यूज द कंपास टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ये रिस्पॉन्स है। पार्ट बी, figure shows apparatus a student uses to produce an alternating current. Magnet is moved into and out of the coil. Explain why a current is produced when magnet moves. जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवाएंगे तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब लार्जर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करेंगी। और जब आप मैग्नेट को अवे मूव करवाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मींस के जो स्मॉलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसको कट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो उसको कट करना ज़्यादा या कम, वो फ्लक्स की चेंज है। और इन फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। ये चेंज है और ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये ईएमएफ है। और ईएमएफ जो है वो सर्किट में करंट को ड्राइव करवाएगी, ये प्रोसेस होता है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ये स्टूडेंट्स इसका रिस्पांस होगा, फ्लक्स की चेंज ईएमएफ को इंड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और ईएमएफ जो है वो सर्किट में करंट को ड्राइव करवाएगी। क्योंकि प्रोडक्शन का वर्ड है यहाँ पर, तो मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है कि करंट प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होगा तो क्लोज कॉइल है तो करंट इसमें फ्लो भी करेगा। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टाइम पीरियड क्या होगा। 1/0.50, ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि एक जो कंप्लीट साइकिल है वो 2 सेकेंड में पूरा हो रहा है। तो कॉइल जो मूव इन और मूव आउट करेगी वो 2 सेकेंड में एक दफ़ा पूरा मूव इन मूव आउट होगा, जिससे ये जो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ दिस सेंटर जीरो एमीटर शोज करंट इज एसी रादर देन डीसी। फॉर एग्जांपल ये एक एमीटर है, ये जीरो सेंटर है इसका, ये जीरो है, ठीक है।
जब आप इसको मूव इन करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, जब आप मूव आउट करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी। तो इसका मतलब है करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से हमें पता चलेगा कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, जब हम कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करवा रहे हैं तो करंट जो है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, डिपेंड करता है कि हम कौन सा पोल लेकर जा रहे हैं। और जब कॉइल को अवे फ्रॉम मैग्नेट मूव करवाएंगे तो करंट की उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर। तो वो डायरेक्शन के चेंज होने से हमें ये पता चलेगा कि करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग है। इंड्यूस्ड करंट वैसे भी ऑल्टरनेटिंग होता है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। Explain why increasing the frequency of AC produced also increase the magnitude of AC produced. अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे इट मींस करंट इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा है। जितनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी चेंज इन फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। जितना चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा उतनी ईएमएफ ज्यादा होगी, उतना ही करंट जो है वो ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ एसी साइकिल्स इन 1 सेकेंड ज्यादा होंगे, यानी करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा, तो करंट ज्यादा। ये इसका रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिगर 8.1 इज अ पिक्चर ऑफ नेबुला फॉर्म्ड फ्रॉम अ सुपरनोवा। व्हाट इज मीन बाय सुपरनोवा? ये जस्ट डेफिनेशंस हैं। जब भी स्टार डाई आउट होता है तो उस वक्त वो एक एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही हैवी किस्म का एक्सप्लोजन होता है, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये सुपरनोवा की डेफिनेशन है। सेकंड है डिस्क्राइब हाउ ए प्रोटोस्टार फॉर्म्स इनसाइड द नेबुला। प्रोटोस्टार क्या होता है? जितना भी मैस होता है इर्द गिर्द, ठीक है, मैसेज के दरमियान होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्हीं मैसेज की एक दूसरे के करीब लेकर आती है। ठीक है, जितना मैस एक दूसरे के करीब आता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इनके आपस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल कोलैप्स होगा। ठीक है, क्योंकि सारा मैस जो है अब वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट होना शुरू हो गया है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ये वो स्टेज है जब प्रोटोस्टार जो है वो नेबुला के अंदर बनता है। ये मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है आवर सन इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट around a black hole at the center of our galaxy. State the name of galaxy that contains our sun. इस गैलेक्सी का नेम होता है मिल्की वे। व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर? लाइट जो है वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर होता है। थर्ड पार्ट है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ सन अराउंड द ब्लैक होल इज दिस इज द टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप का टाइम है। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द ब्लैक होल इज, सन और ब्लैक होल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतने लाइट ईयर्स हैं। 1 ईयर इसके इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ आवर सन एज इट ऑर्बिट्स द ब्लैक होल। तो एस इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एस बाई टी। तो एस डिस्टेंस है। डिस्टेंस अब हमें कैसे पता चले कि सन ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो हम देखते हैं कि जो सन है उसका पाथ जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सन का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है। तो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है एक सर्कल में वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट्स ये जो आर है ये सन और ब्लैक होल के दरमियान डिस्टेंस है, ये लाइट ईयर्स में है। ये जो डिस्टेंस है ये लाइट ईयर्स में है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। तो वो डिस्टेंस बेसिकली हमने यहाँ पर पुट करना है, प्लेस करना है, बिकॉज जो हमारा आंसर है वो एसआई यूनिट में आना चाहिए। तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो डेट इज बाय हमने इस आर को, इस लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लाइट ईयर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
यहाँ पर ही सारी मल्टीप्लिकेशन कर लें तब भी ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। एक लाइट ईयर जो है वो इक्वल होता है 3.2 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट ईयर जो है ये अप्रोक्सीमेटली 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आएगा 2.1 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लेंथी है। लाइट ईयर में आप यूं भी याद रख सकते हैं, लाइट ईयर जो है बेसिकली डिस्टेंस है, तो एस इज इक्वल टू अगेन सी टी आ जाएगा। टी टाइम है, इसे आप सी टी भी लिख सकते हैं लाइट ईयर को। सी स्पीड ऑफ लाइट है और टाइम जो है एक ईयर के में कितने सेकंड्स होते हैं। तो इससे आपने लाइट ईयर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक ईयर में कितने सेकंड्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो एक लाइट ईयर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लेंथी कैलकुलेशन है, इसकी प्रैक्टिस आप करें और ये सारे स्टेप आपने करने हैं, जिसके बाद आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। Question number 9. Alpha particles are sometimes emitted from the nuclei of radioactive elements. Emission is both random and spontaneous. What is meant by spontaneous emission? Describe the composition of an alpha particle. अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है इसकी। Alpha particles are detected using the track shown in cloud chamber or by the spark produced in spark counter. Describe the structure of either a cloud chamber or spark counter. किसी एक का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, इंक्लूड है लेबल डायग्राम। यहाँ पर मैं एक आपको इसकी डायग्राम शो करूंगा, अभी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये इसकी डायग्राम है जिसमें सुपर सैचुरेटेड एयर के वेपर्स हैं। ये वेपर्स अल्कोहल के भी हो सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं। ठीक है, और एक इसमें अल्फा सोर्स है और ये सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसको कूल डाउन रखती है। फोम रबड़ भी इसको कूल डाउन रखने में ही हेल्पफुल होता है। अल्फा सोर्स जब वेपर में से एंटर होगा, ठीक है, अल्फा सोर्स जब एंटर होगा तो ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं इनमें आयोनाइजेशन करेगा और आयोनाइजेशन की वजह से अल्फा पार्टिकल अपना एक विजिबल पाथ या विजिबल एक ट्रैक बनाएगा। वो विजिबल पाथ या विजिबल ट्रैक से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है वो पास आउट हुआ है। तो यही जो चीज़ है सारी आप वर्डिंग में लिखेंगे, ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप इसे खुद समझें, खुद लिखें इसको कि इसमें हमने जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में क्या करना है कि सुपर सैचुरेटेड एयर के वेपर्स हैं, एक अल्फा सोर्स है और उसके साथ ये जो सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है कूलिंग प्रोसेस के लिए। अल्फा सोर्स जब वेपर में से पास होगा तो आयोनाइजेशन करेगा, आयोनाइजेशन से विजिबल ट्रैक होगा और विजिबल ट्रैक जो है वो अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये डायग्राम आ गई है, यहाँ पर आपने सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट 2 है, डिस्क्राइब हाउ द emission ऑफ अल्फा पार्टिकल इज शोन एज रैंडम इन द apparatus। ये रैंडमनेस इस वजह से होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, जो ये ट्रैक्स बनेंगे ये वेरी करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, a radioactive source produces 120 tracks in 1 minute in a cloud chamber. 6 hours later
सम प्रोड्यूसेस सोर्स प्रोड्यूसेस 15 ट्रैक्स, ये 120 से 15 पर आ गए हैं, ठीक है। विदाउट द सोर्स प्रेजेंट नो ट्रैक्स आर प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है। देखें ये भी एक टाइम गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है। तो अपने लेक्चर्स में मैंने बात बताई थी कि अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक फार्मूला यूज करना है, t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो है विच इज इक्वल टू टी ओवर n। टी 6 है। अब हमने देखना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होती हैं। 120 ट्रैक्स हैं, उसके बाद हमने 15 तक आना है, तो 120 का हाफ होगा 60, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ। इसके बाद इसको हाफ करेंगे फर्दर 30, ये हमारे पास हो गई सेकेंड हाफ लाइफ। इसके बाद इसको हाफ करेंगे तो 15, तो ये हमारे पास आ गई थर्ड हाफ लाइफ। तो इसका मतलब है 120 से 15 ट्रैक्स तक जो 6 शॉट्स गुजरे हैं, इसमें 3 हाफ लाइफ जो है वो पास हुई हैं। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स विच इज दी हाफ लाइफ। ये स्टूडेंट हमारा था पेपर 2। इसको आप स्टडी करें, रीड करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ इसको डिस्कस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।